नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली रात में 8 बजे आप सभी का यहाँ पर जो हिंदी का टेस्ट है लाइव बिल्कुल यहाँ पर होता है। तो जैसा कि ऐसा होता है 8 बज चुके हैं और यहाँ पर जो हिंदी का लाइव टेस्ट है यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए। जी हाँ, बिल्कुल लाइव है यहाँ पर। और साथ ही साथ जो जितने लोग यहाँ पर अभी तक मुझसे इंस्टा पे और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर आपके जो इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाते हैं, आपके जो पीडीएफ्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी पर जुड़ जाइए, क्योंकि आप सभी को पता है कि डेली 3 क्लासेज, जी हाँ दोस्तों, डेली के 3 क्लासेज अनअकैडमी पे भी अब मैं चला रहा हूँ। अनअकैडमी पे भी लोग मेरी क्लासेज आकर के ले रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी नहीं ले पा रहे हैं, तो वो लोग भाई सिंपल से क्या करना है, सिंपली अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करके मेरी प्रोफाइल पे जाना है और मेरी प्रोफाइल पे जाके मुझे फॉलो करना है। और यहाँ पर ये मेरा इनवाइट कोड है डियर गुरुजी। इस कोड का यूज़ करने से आपको क्या मिलेगा भाई, मेरी क्लासेज जो है अनलॉक हो जाएंगी और प्लस वाली जो क्लासेज हैं आप उनका भी फ़ायदा बिल्कुल फ्री में जो है उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम लोग क्लास को करेंगे स्टार्ट। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, मेरी क्लासेस का लिंक अनअकैडमी वाले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके बाद 9 बजे जो क्लास होगी अनअकैडमी का, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी से संबंधित नहीं है। तो भाई यहाँ पर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, कौन सी बोली जो है राजस्थानी से संबंधित नहीं है। और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, मगही। मगही बोली की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपकी बिहारी बोली से, बिहार की एक लैंग्वेज है, बिहारी में से संबंधित है, राजस्थानी से तो बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। जबकि जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती आपकी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कि बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले, अभी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना, मगही के बारे में बताया था। और मगही जो से क्या हुआ, बिहारी का हुआ है। तो बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर हम बात करते हैं बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमी, इन सब का जो जन्म है आपका मागधी अपभ्रंश से ही हुआ है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है मागधी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग जो है कब से हो रहा है। फटाफट यहाँ पर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। भाषा के संबंध में जो अपभ्रंश शब्द है उसका प्रयोग जो है आपका कब से हो रहा है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया धीरे धीरे। सभी लोग यहाँ पर प्रयास करते हुए चलेंगे भाई। जितना ज़्यादा आप लोग प्रयास करोगे उतना ज़्यादा आपका जो प्रैक्टिस होता है वो चलेगा। और जितने भी क्वेश्चन आज कराऊंगा थोड़े से भले आपको टफ देखने में लगेंगे, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, 6ठी शताब्दी। जितने लोग यहाँ पर 6ठी शताब्दी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, कि पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज में प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी से किस हिंदी भाषा का विकास हुआ है। अब देखो, साहित्यिक खड़ी बोली, जब भी ये खड़ी बोली की बात आती है बीच में ना, आप ये सब भूल जाओ। खड़ी बोली की बात आती है तो यहाँ पर बस एक चीज़ याद रखिएगा, या तो मानक हिंदी आएगा या तो परिनिष्ठित हिंदी आएगा। दोनों का मतलब क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड हिंदी होता है। तो जितने भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं। भाई सेम क्वेश्चन जो मैंने पीछे आपके पूछा था, यहाँ पर क्वेश्चन का लैंग्वेज सिर्फ चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन आपका वही है कि भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, मानक भाषा ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है। तो भाई देखो, मानक हिंदी में कोई 10 कारक या सबसे पहले कर्ता, क्रिया, फिर कर्ता या अंत में कर्म, ऐसा कुछ नहीं होता है। केवल एक वचन होता है, ऐसा भी कोई मानक हिंदी नहीं होता है। मानक हिंदी में यहाँ पर दिखा है ऑप्शन नंबर डी, देखिए, व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के होते हैं। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ चल रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो आपसे पूछा गया है, स्वाधीनता के संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में सबसे ज़्यादा सक्रिय भूमिका किसकी रही है। तो भाई यहाँ पर एक मैं आपको हिंट देता हूँ कि जिनकी एक रचना भी आई थी, सत्यार्थ प्रकाश करके एक जिनकी एक कृति भी आई थी, किसकी आई थी भाई, सत्यार्थ प्रकाश। और यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी की आई थी। और सबसे ज़्यादा हिंदी का प्रचार प्रसार इन्होंने ही किया था स्वतंत्रता संग्राम के वक्त या स्वतंत्रता स्वाधीनता संघर्ष के दौरान। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, राजभाषा से क्या अभिप्राय है। भाई राजभाषा, जैसे अपने इंडिया की राजभाषा क्या है, हिंदी है। राजभाषा मतलब होता है राजकीय भाषा। क्या होता है भाई, कुछ लोग राज्य से संबंधित कर देते हैं, वो लोग गलत है। राज्य मतलब होता है राजकीय भाषा और राजकीय मतलब हो गया सरकारी। तो सरकारी कार्यालयों की जो भाषा होती है आपकी राजभाषा होती है।
अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भाई 19वीं सदी की बात हो रही है ना, और खड़ी बोली की बात हो रही है, तो खड़ी बोली के विकास में अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी वो सदल मिश्र थे। देखिए, अगर प्रवर्तक की बात करते तो अमीर खुसरो आता है, लेकिन यहाँ पर 19वीं सदी बोल दिया ना, तो 19वीं सदी तो भाई अमीर खुसरो तो उसके पहले के थे, तो 19वीं सदी यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, सदल मिश्र। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 ईस्वी में किस आयोग की स्थापना की। देखो भाई, वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु था ना, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, हिंदी के प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं। भाई जो पश्चिमी भाग है, जो पश्चिम भाग हो गई, इटावा इटा हो गया, कन्नौज हो गया, उनको हम लोग कौन सी हिंदी देंगे। भाई ऑप्शन से क्लियर हो जा रहा है, भाई पश्चिमी हिंदी बोलेंगे। और जो पूर्वी भाग में स्थित है बोलियाँ, उनको पूर्वी हिंदी बोलते हैं। सिंपल सा आंसर था, ऑप्शन नंबर बी। जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है। चलिए सर फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। भाई मानक हिंदी का जो विकास है वो आपका किस बोली से हुआ है, तो बिल्कुल सही बात है भाई, मानक हिंदी स्टैंडर्ड हिंदी का जो विकास है आपका खड़ी बोली से हुआ है। तो जितने लोग यहाँ पर खड़ी बोली जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 1 मिनट रुक जाइएगा सभी लोग। चलिए भाई, हम लोग जिस क्वेश्चन पे थे अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बना, बताइए सर। जब स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था तो हिंदी जो है बेसिकली किसका पर्याय बना था। पढ़े लिखे भारत का, शिक्षित भारत का, राष्ट्रीय एकता का, या देश भर से संपर्क का। तो अगर हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो जो हिंदी था वो सिंपल सा विकास पर्याय बना था राष्ट्रीय एकता का। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम जो है किस कारण पड़ा, बताइए सर। खड़ी बोली को खड़ी बोली क्यों बोलते हैं, आपको ये बताते हुए चलना है। तो भाई खड़ी बोली को खड़ी बोली इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें खड़ी जो मात्रा है उसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया है। यह ध्वनि विन्यास, कर्कश, खड़ा खड़ा सीखा जा सकता है, या खरी खोटी कहने की क्षमता, ऐसा कुछ नहीं होता है। खड़ी बोली में खड़ी मात्रा का प्रयोग जो अधिक होता है, इस वजह से इसको खड़ी बोली बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, और जैसे हम लोग अवधि में बोलेंगे का करत है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। वर्तमान हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, वर्तमान हिंदी जो है यहाँ पर देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सबको पता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं अगला प्रश्न पूछा गया है, लास जो है किस भाषा का शब्द है। देखिए फारसी का है, पुर्तगाली का है, अरबी का है, या तुर्की भाषा का शब्द है। सभी लोग यहाँ पर प्रयास करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों लास की अगर हम बात करते हैं तो लास जो है आपका तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर तुर्की भाषा जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाचार लेखन से जुड़ी नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। समाचार लेखन, देखो चाहे समाचार लेखन हो, किसी भी प्रकार का लेखन हो, वहाँ पर जो आपके विरोधाभासी तत्व है ना, उनका समावेश नहीं होना चाहिए। चाहे निबंध लेखन हो, कहानी लेखन हो, समाचार लेखन हो, डायरी हो, कुछ भी अगर आप लिख रहे हो तो वहाँ पर विरोधाभासी तत्व का जो क्या बोलते हैं तत्व जो है उसमें सम्मिलित नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेडियो लेखन। अब देखो रेडियो लेखन क्या होता है, रेडियो लेखन में कोई सामने जा करके तो कुछ करता नहीं है। रेडियो लेखन के अंतर्गत ध्वनि रूपक निर्माण के लिए आवश्यक क्या नहीं है भाई, संगीत तो आवश्यक होता है, आलेख भी आवश्यक होता है, लेकिन मंच सज्जा की अगर हम बात करते हैं, भाई क्या मंच सज्जा आवश्यक है, नहीं होगी ना, क्योंकि भाई आप देख तो नहीं, आप तो सिर्फ सुनते हो ना, तो मंच सज्जा की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है, विषय की मूल वस्तु, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है, विषय की मूल वस्तु तक सीधे तथा तत्काल प्रवेश करो और अनावश्यक शब्दों और विशेषणों से बचो। ये निर्देश जो है किस लेखन से संबंधित। देखिए लेखन से ये क्वेश्चन है, काफ़ी नया क्वेश्चन है और काफ़ी लोग यहाँ पर सही जवाब नहीं दे रहे हैं। तो याद रखिए दोस्तों, इसको बस याद कर लीजिएगा, फीचर लेखन। फीचर लेखन के अंतर्गत यही होता है, विषय की मूल वस्तु तक सीधे तथा तत्काल प्रवेश करो और अनावश्यक शब्दों और विशेषणों से बचो। अगला प्रश्न देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, दूरदर्शन के विज्ञापनों में क्या प्रतिबंधित है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। भाई दूरदर्शन के जो आपके विज्ञापन है उसमें क्या प्रतिबंधित होता है।
जवाब सभी लोग देते हुए चलेंगे और जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। तो याद रखिए दोस्तों, हिंसा और यौन प्रसंग, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया, हिंसा और यौन प्रसंग, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि प्रयोजन मूलक हिंदी में किस तत्व का अभाव होता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी लोग यहाँ पर जवाब इसका नहीं पता कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी लोग के लिए नया क्वेश्चन होगा। प्रयोजन मूलक हिंदी में दोस्तों कल्पनाशीलता जो होता है, याद रखिएगा, प्रयोजन मूलक हिंदी में कल्पनाशीलता का अभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई प्रयोजन जो मूलक होता है मतलब प्रयोजन मतलब आपको पता है क्या आपको करना है, उस हिंदी में हमेशा कल्पनाशीलता जो होती है, कल्पना मर ही जाती है, क्योंकि कल्पना तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें पता है क्या करना है, तो कोई इमेजिनेशन वहाँ पर नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि प्रारूपण को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं भाई? ड्राफ्टिंग बोलते हैं। तो प्रारूपण का जो अर्थ है आपका क्या होता है? फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। प्रारूपण की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, प्रारूपण का मतलब होता है ड्राफ्टिंग, और ड्राफ्टिंग का अर्थ होता है सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा, यानी कि रफ वर्क। ठीक है, रफ वर्क, सरकारी कार्य विधि में प्रयुक्त पत्र का जो कच्चा मसौदा यानी कि रफ वर्क है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, टिप्पण लेखन से क्या तात्पर्य है भैया? बताइए सर, टिप्पण लेखन से जो है क्या तात्पर्य है? टिप्पण लेखन क्या होता है, किसे बोलते हैं? तो भाई टिप्पण लेखन से तात्पर्य होता है किसी विषय पर उच्चाधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी। ठीक है, टिप्पण लेखन का मतलब होता है किसी भी विषय पर उच्चाधिकारी द्वारा लिखी गई जो टिप्पणी होती है वो टिप्पण लेखन के अंतर्गत आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? भाई प्रथम कवि, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि 19वीं सदी में, मैंने बताया था 19वीं सदी में खड़ी बोली का विकास किया था सदल मिश्र ने, लेकिन यहाँ पर प्रथम कवि देखिए मैंने वहाँ पर बताया था उसका आंसर और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है अमीर खुसरो। तुलसीदास जो है ये बेसिकली आपके अवधी भाषा के ज़्यादातर लिखते थे, लेकिन खड़ी बोली का जो जनक है अमीर खुसरो को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बताइए सर, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मगही। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ब्रजभाषा, कन्नौजी वैसे भी खड़ी बोली के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपकी पश्चिमी हिंदी की हो गई। बुंदेली भी आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से आता है, तो ये भी अगर देखा है तो कुछ अगर बात करते हैं तो ये भी पश्चिमी में हो जाएगा। लेकिन अगर मगही की बात करते हैं, देखिए बिहारी में चला जाता है ना, बिहारी हिंदी में आ जाता है ना, तो ये बिल्कुल भी आपका जो है ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी में नहीं आएगा। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को भाई लाइक वाइक कर दिया करो अगर आपको मज़ा आ रहा है, क्लास में कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है तो लाइक वाइक कर दिया करो। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है खड़ी बोली शब्द का प्रयोग। देखते हैं, 4 कूट दिए गए, कूट के हिसाब से यानी कि कोड के हिसाब से जवाब देना भाई। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग यहाँ पर कहाँ पे करते हैं? तो पहला कह रहा है कि साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, बिल्कुल सही बात है। खड़ी बोली मानक बोली, साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, सही है। दूसरा कह रहा है यहाँ पर कि दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के, जी हाँ, दिल्ली और मेरठ के आसपास की जो बोली है खड़ी बोली के अंतर्गत आती है। सी वाला कह रहा है कि खड़ी बोली का उद्भव सौर सेनी से हुआ है, बिल्कुल सही बात है, ये भी यहाँ पर करेक्ट है। डी वाला ऑप्शन देखिए कह रहा है खड़ी बोली में लोक साहित्य, भाई लोक साहित्य होता है, क्यों नहीं होता है भाई? तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर खड़ी बोली शब्द का प्रयोग जो है ए, बी, सी और तीनों में होता है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। देखिए जैसे खड़ी बोली है, खड़ी बोली मैंने अभी आपको बताया ज़्यादातर कहाँ पे बोली जाती है। खड़ी बोली जो आपकी आगरा में बोली जाती है कि नहीं बोली जाती है? ठीक है, खड़ी बोली आगरा में, आगरा के अलावा देखा जाए तो बिजनौर मेरे हिसाब से ज़्यादा करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पर देखो आगरा भी दिया गया है और आपका यहाँ पर बिजनौर दिया गया है, तो बिजनौर में बोलेंगे क्योंकि ब्रज भाषा जो है आगरा में बोला जाता है। ठीक है, बांगड़ू की अगर हम बात करते हैं तो बांगड़ू जो बोली है वो आपका थोड़ा सा करनाल साइड में चला जाएगा, या किस, हाँ बांगड़ू जो है आपका करनाल साइड में चला जाएगा। और अवधि अपने सुल्तानपुर, इलाहाबाद इन सब क्षेत्रों में बोली जाती है, तो बिलासपुर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 किस में ऑप्शन में आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर देखा जाए तो डी में आ रहा है। 2, 3, 4, 5 देखिए ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है ना। तो जितने भी लोग यहाँ पर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भैया 2, 3, 4, 5 था या 4, नहीं मैंने भाई थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया भाई, 2, 3, 4, 5 नहीं है, क्योंकि देखो पहले ये खड़ी बोली का 4 से मिला हुआ है, तो 4 से मिला हुआ है, तो 4, 3, 5, 2 दिया गया है। तो मैंने वो जल्दी पढ़ लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ आप लोग सही हैं, ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, डी करेक्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है
कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? लिपि की बात हो रही है सर, भाषा की बात नहीं हो रही है। देवनागरी लिपि काफ़ी लोग सोचेंगे दाईं से बाईं देवनागरी, जो लिपि होती है दाईं से बाईं में ज़्यादातर लिपियाँ बाईं से दाईं लिखी जाती है। जैसे आपका देवनागरी लिपि हो गया, रोमन लिपि हो गया, रूसी लिपि हो गया, और फारसी की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें जो आपका फारसी लिपि होता है ये दायां से बायां लिखा जाता है, ठीक है, दायां से बायां लिखा जाता है, जबकि रोमन, देवनागरी और रूसी जो है दाएं से बाएं लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर फारसी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? बताइए सर। कन्नड़, बंगाली, मलयालम, तेलुगु। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। कौन सी भाषा जो है द्रविड़ परिवार की नहीं है? तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो बंगाली भाषा है, याद रखिए दोस्तों, बंगाली भाषा जो है आपकी द्रविड़ परिवार की नहीं है, ये भारोपीय परिवार की भाषा होती है। कभी अगर आपके पेपर में आता है कि बंगाली जो है किस परिवार की भाषा है, तो भारोपीय परिवार की भाषा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? देखो भाई, भारत में संपर्क करने के लिए आप लोग ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा किस लैंग्वेज का यूज़ होता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है और जवाब देखिए यहाँ पर आना भी शुरू हो गया। तो भारत की जो संपर्क भाषा है वो आपकी हिंदी है। ऐसे विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया? 14 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत की संघ की राजभाषा के रूप में। बिल्कुल सही बात है। जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे। कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है? बताइए सर। 35 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। जर्मन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और चीनी, तो इन चारों में आपकी जो कौन सी भाषा है रोमन लिपि में नहीं लिखा जाता है? तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर जो चीनी है, चीनी के लिए कौन सी लिपि का यूज होता है? किसी को पता है? एनी आइडिया? सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे भाई। जो चीनी भाषा होती है वो मंदारिन लिपि में होती है। मंदारिन आपकी एक थोड़ी सी चित्रात्मक लिपि होती है। तो जितने लोग यहाँ पर चीनी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हिंदी की लिपि क्या कहलाती है? 36 नंबर क्वेश्चन है, बताते हुए चलेंगे। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन देखिए आपके सामने, हलवा क्वेश्चन रख दिया है। तो भाई हिंदी की लिपि क्या कहलाती है? देवनागरी। बिल्कुल सही बात है, जो देवनागरी लिपि है वो हिंदी की लिपि कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो पूछा गया है कि बघेली बोली का क्षेत्र कौन सा है? बताइए सर। चारों ऑप्शन में बघेली बोली का जो क्षेत्र है कौन सा हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे सभी का आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा बघेली बोली के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका रीवा कहाँ पड़ता है भाई? मध्य प्रदेश में पड़ता है ना। और रीवा के अतिरिक्त जबलपुर, मध्य प्रदेश का जबलपुर, मंडला, उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर, यहाँ सब जो है बघेली बोली बोली जाती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो पूछा गया कि बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? क्वेश्चन नंबर 38 है, सभी लोग इसका जवाब देते हुए चलेंगे कि बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? 38 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों 38 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पूर्वी हिंदी। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पर पूर्वी हिंदी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि ये देखो, जब भी हिंदी दिवस आता है ना तो ये लाइन सब लोग लगा लेते हैं अपने स्टेटस पर। पता भी होना चाहिए भाई किसकी पंक्तियाँ ये। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे सर। फटाफट क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 39 है, जवाब देते हुए चलेंगे भाई। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जितने लोग यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट रुक जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 40 के बारे में। तो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति जो है किस अपभ्रंश से हुई है? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे सर। पश्चिमी हिंदी की जो उत्पत्ति है वो किस अपभ्रंश से हुई है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। काफ़ी लोग जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही दे रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा पश्चिमी हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो आपकी हुई है भाई सौरसेनी अपभ्रंश से। कई बार आपको बताया जा चुका है। तो जितने लोग यहाँ पर सौरसेनी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए भाई बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया। देखिए अब ये तो आपके कुछ व्याकरण से क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखिए सर्वनाम संज्ञा इन सब से क्वेश्चन है। तो सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे कि आपका जो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। यह जो है आपका कौन सा सर्वनाम है? जो आपका यहाँ पर यह दिया गया है ये कौन सा सर्वनाम है?
फटाफट क्वेश्चन नंबर आपका ये जो फर्स्ट दिया गया सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। यह जो है किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं यह के बारे में, तो यह जो है आपका निश्चयवाचक, अगर यह हो गया या वह हो गया, ये सारे जो आपके दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है? इन चारों में सर्वनाम पद बताइए क्या हो जाएगा। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे सभी लोग, यहाँ पर जवाब देते हुए चलिए। सर्वनाम पद जो आपका कौन सा हो जाएगा? और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो राधा संज्ञा है, सुंदर विशेषण है, विभीषण संज्ञा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके बारे में भाई? वह के बारे में, तो जो वह दिया गया है ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? वह की अगर हम बात करते हैं तो वह आपका जो है किसके अंतर्गत आ जाएगा? सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए भाई बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 3 कह रहा है, जो आपका को दिया गया है, को किस कारक की विभक्ति है? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे भाई। को जो है किस कारक की विभक्ति है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं को के बारे में, तो को जो है आपका बेसिकली कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर जितने लोग कर्म जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। संबंध में काकी के रारी रे होता है, कर्ता का ने होता है, अपादान का से होता है, तो बिल्कुल सही बात है। जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई जितने लोगों ने यहाँ पर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि भाई हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण जो है आपका किसके आधार पर होता है? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो बिल्कुल सही बात है सर, हिंदी में शब्दों का जो लिंग निर्धारण है वो सिंपल सा भाई संज्ञा के आधार पर होता है। तो जितने लोग यहाँ पर संज्ञा जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि कौन, यहाँ पर देखिए जो आपका ये कौन सर्वनाम होता है इसका गुणवाचक शब्द क्या हो जाएगा? भाई कौन का कितना तो होगा नहीं, कितने भी नहीं होगा, ठीक है, किस भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो कैसा दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मे बी बहुत सारे लोग यहाँ पर पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, तो यहाँ पर याद रखिएगा जो आपका यहाँ पर कैसा दिया गया है ये आपका कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द होता है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, रहीम जो है आपका किस तरह का संज्ञा है? रहीम किस तरह की संज्ञा है? भाई रहीम किसी का नाम है ना, तो भाई किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, ये जो नाम होते हैं ना, नाम, ये व्यक्तिवाचक पर्सनल के आ जाते हैं। तो व्यक्तिवाचक जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भाई वीडियो को लाइक करते हुए चलो, सभी लोग लाइक करते हुए चलिएगा। और अगली क्लास जो है आज देखो 9 बजे चलती है, बट अगली क्लास जो है आज थोड़ा सा मुझे वर्क है, तो आज 9:55 पर चलेगी। तो अगर आप लोग के पास थोड़ा लेट नाइट क्लास कर सकते हो तो 9:55 पे आपकी क्लास चलेगी। थोड़ा सा आज के लिए सिर्फ टाइमिंग चेंज है, तो 9:55 पे क्लास लीजिएगा अकेडमी वाली। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 दिया गया है, सभी लोग इसका जवाब देते हुए चलेंगे। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? कर्ता, कर्म, संबंध या संप्रदान। देखो यहाँ पर उसने लगा है ना, यानी कि उसने यानी कि कर्ता ने। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आप वहाँ मत जाइए। अब देखो मत जो है आपका क्या है, अव्यय है या निपात है? देखो भाई निपात और अव्यय में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, बट यहाँ पर देखा है तो आप वहाँ मत जाइए में जो मत दिया गया है वो किसके अंतर्गत आएगा? आप लोग पहले जवाब दो। तो यहाँ पर काफ़ी लोग के निपात भी जवाब आ रहे हैं, काफ़ी लोग के निषेधवाचक अव्यय जवाब आ रहे हैं, बट करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निषेधवाचक अव्यय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, किस वाक्य में विधेय विशेषण। अब देखो विधेय विशेषण क्या होता है समझो, एक होता है उद्देश्य विशेषण, एक होता है क्या विधेय विशेषण। तो उद्देश्य विशेषण में क्या होता है, पहले विशेषण होता है फिर बाद में विशेष्य होता है। जैसे यहाँ पर देखो पहले विशेषण लगा है बढ़िया, बाद में विशेष लगा है काम, तो यहाँ पर उद्देश्य विशेषण है। लेकिन जैसे यहाँ पर नीली छतरी लगा है तो पहले विशेष्य लगा है बाद में विशेषण पहले विशेषण लगा है बाद में विशेष लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उद्देश्य विशेषण होगा। लेकिन यहाँ पर देखो मेहुल का घर, पहले आपका क्या लग गया विशेष्य, बाद में विशेषता बताई जा रही है आलीशान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विधेय विशेषण हो जाएगा। अब तो गलती नहीं करोगे ना, विधेय विशेषण में क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं।
तो यहाँ पर रेखांकित तो नहीं किया गया है, बट मैं रेखांकित कर देता हूँ। पुरस्कार पाने वालों में यहाँ पर बताना है कि कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, ये पदबंध कौन सा है। तो भाई पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, तो यहाँ पर देखा जाए तो संज्ञा पदबंध है, बिल्कुल सही बात है। संज्ञा पदबंध जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। यहाँ पर भी भाई आपको बताना है, उसने टेढ़ी चाल चली, इस वाक्य में कारक बताना है। उसने टेढ़ी चाल चढ़ी, तो उसने, फिर से ने आ गया ना, तो मैंने आपको बताया जब भी ने आता है तो कौन सा कारक होता है भाई, कर्ता कारक होता है। कर्ता का संबंध में का की के रारी रे, कर्म में को होता है, विकरण में मे पर ऊपर होता है, लेकिन कर्ता कारक में ने होता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है, जो ने किस कारक की विभक्ति है, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। जो आपका ने दिया गया है वो किस कारक की विभक्ति है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई अगर बात करते हैं ने के बारे में, तो ने जो दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा, कर्ता कारक की विभक्ति हो जाएगी। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि मेरी लड़की कौन है। देखिए मेरी लड़की कौन है, इसमें कौन सा कारक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेरी लड़की कौन है, तो यहाँ पर मेरा संबंध लड़की से दिखाया जा रहा है। तो जब भी संबंध दिखाया जाता है तो वहाँ पर हमेशा कौन सा कारक होता है भाई, संबंध कारक होता है। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगली क्लास का लिंक देखिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है और मैंने पहले कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो सभी लोग अगली क्लास में जरूर आइएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगली क्लास चलने वाली है, तो हम लोग लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, अगली क्लास में आओ और इस वीडियो में बताओ सर आपको क्या चीज़ें पसंद आई, क्या चीज़ें पसंद नहीं, कमेंट करके आप लोग को जरूर बता रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में।